नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर चुके हैं, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। क्लास 8 की हिस्ट्री है जिसमें अंग्रेज़ों के बारे में बात की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, क्या किया, और सिराजुद्दौला और अन्य बंगाल के नवाबों पर किस तरह इन्होंने बंगाल पर अपना शासन किया, स्थापित किया अपना शासन। इस पर हमने बात की थी अभी तक। अब हम बात करेंगे यूरोप के लिए फसलें। इन्होंने यूरोप के लिए कुछ फसलें रखी, जो फसलें थी वो क्या थी। अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं। देखिए, इन्हें पता था कि हम ग्रामीण इलाके में केवल राजस्व प्रदान नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती थी। इन्हें पता था हम यहाँ से राजस्व प्रदान करते हैं तो करते ही हैं, इसके अलावा हम यहाँ से ज़रूरत के हिसाब से फसलें भी पैदा करवा सकते हैं। 18वीं सदी, हाँ शताब्दी बात ये की आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया। 18वीं सदी के अंत तक, ठीक है, इन्होंने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। कि इन्होंने खेती करवाई नील और अफीम की। इसके बाद लगभग 150 साल तक, कितने 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। 150 साल तक ये किसानों को मजबूर करते, नहीं आपको अफीम करनी ही है, करनी ही है, या नील करनी ही है। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है इसमें गन्ना, और पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। देखिए, पंजाब में गेहूँ और कपास दोनों हो जाते थे, ठीक है। महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, और यूपी में जो इस समय उत्तर प्रदेश है उसमें गन्ना, बंगाल में पटसन, असम में चाय। ये सब ये मजबूर जबरन करवाते थे। अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। उन्होंने कई तरीके अपनाए, ठीक है, उन्हें फैलाने के लिए। ये क्या है, 5-6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर नहीं, सूती कपड़ों की छाप बनाएगी। बाईं तरफ की तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं इसमें। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, ये भारत में बना था, ये ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में दोनों में ही गहरे नीले रंग का है। अच्छा, इससे आगे हम बात करते हैं। इस्तेमाल किया गया इसे आमतौर पर नील कहा गया। क्या 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 जो इस्तेमाल किया गया इसे आमतौर पर नील कहा गया, जो नीला रंग इसमें इस्तेमाल किया गया। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है, नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। जो इसमें नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के पौधे से निकाला जाता था, यही यहाँ करवाई गई थी जबरन। इस बात की काफ़ी संभावना कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मार्स के छापों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत था नील का। नील सबसे ज़्यादा भारत में ही मिलती थी। भारतीय नील की मांग क्यों की, देखिए भारतीय नील भाई ज़्यादा मिलती थी, लेकिन इनकी ही क्यों की, जहाँ कम हो रही वहाँ से भी ले सकते थे। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। कहाँ उगता है, उष्ण कटिबंधीय इलाकों में। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, 13वीं सदी तक जो नील फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये सब कपड़ा उत्पादक करते थे, उसकी रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही, कितनी बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती है। भाई जब देखिए माल कम पहुंचेगा तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ेगी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधा पर निर्भर रहना पड़ता था। देखिए, भारत से जो नील थी वो यूरोपीय बाजार में बहुत कम पहुंचती थी, ऊंचे रेट में बिकती थी। जब कम पहुंचेगी उन्हें तो पूरा करना है, तो क्या कहते हैं, बोर्ड नामक एक पौधा है उस पर वो निर्भर रहते थे। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। ये कहाँ उगता था, शीतोष्ण क्षेत्र में, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। जब ये शीतोष्ण में उगेगा तो यूरोप में ये आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। देखिए, उत्तरी इटली में, इटली है जो उसके उत्तर भाग में, उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और फ्रांस के दक्षिण भाग में, व जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में, जर्मनी और ब्रिटेन के भी कई हिस्सों में उगता था। नील के साथ
प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। अच्छा, जो वुड के उत्पादक थे उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि आप जो नील लेते हैं, नील का आयात होता है, उस पर पाबंदी लगा दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, लेकिन जो कपड़े रंगते थे, जो कर्मचारी थे, वो क्या करते थे, वो नील को ही पसंद करते थे, उन्हें नील ही पसंद थी। किसकी अपेक्षा? बोर्ड की अपेक्षा। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जो नील है उससे बहुत ही ज़्यादा चमकदार और नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। जो बोर्ड से रंग मिलता था वो बेजान और फीका होता था, जबकि नील से जो नीला रंग मिलता था वो बहुत चमकदार होता था। 17वीं सदी तक आते आते, कितनी? 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर दिया। जो पाबंदी लगी थी उस पर ढील देने के लिए कपड़ा उत्पादकों ने सरकार को राजी कर लिया, यानी कि हम बाहर से लाएंगे। कैरिबियाई द्वीप समूह पर स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील और पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील की बागान सामने आ गए थे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत जगह नील के बागान बन गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। जब 18वीं शताब्दी आई उसके लास्ट तक क्या हुआ, जो भारतीय नील थी उसकी मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था, औद्योगिकरण का युग ब्रिटेन में शुरू हो चुका था और कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग की और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति उनके कारणों से, अनेक कारणों से बंद हुई। देखिए, नील की मांग बढ़ी, उन्हें वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो मिलती थी वो किन्हीं कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। तो दुनिया में नील उत्पादन होता था 1783 से 89 तक, वो आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे, किसी और स्रोत की तैयार कर रहे थे, यानी तलाश कर रहे थे कि कहीं और से हमें नील मिले। यह नील कहाँ से मिल सकता था? उन्हें भारत से मिल सकता था सिर्फ। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी देखा उधर बढ़ रहा है तो वो यहाँ नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल दुनिया में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया। क्या हुआ, यहाँ जो पैदा होता था नील वो दुनिया के बाजारों में छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील हिस्सा केवल लगभग 30% था। जो ब्रिटेन ने नील का हिस्सा जो आयात किया था उसमें कितना, 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। देखिए, 1788 में केवल 30% था और 1810 में 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार क्या हुआ, जो 1788 में 30% था वो 1810 में बढ़कर कितना हो गया, 95, यानी बढ़ोतरी हुई। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। देखिए, जैसे जैसे नील का व्यापार फैलता गया, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरी। देखिए क्या था, जो नील की बढ़ोतरी हुई, सरकारी अफसर थे जो भी थे वहाँ कंपनी के, उन्होंने क्या किया, पैसा अपना खुद का लगाया, नौकरी छोड़ दी और नील के व्यापार में आ गए। नहीं, अपना व्यापार वो अलग करने लगे नौकरी छोड़कर। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आ गए। देखिए, इन्होंने सोचा ज़्यादा मुनाफा होगा यदि हम नील भारत से खरीदेंगे, ज़्यादा मुनाफा होगा, इसलिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के लोग, बहुत से लोग भारत आए। उन्होंने नील के लिए बागान लिए, नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। जिनके पास पैसा कम था उन्हें बैंक कर्जा देते थे और कंपनी पैसा देती थी कि आप नील के बागान लगाइए। नील खेती कैसे होती, नील की खेती होती तो कैसे होती थी? नील की खेती के दो तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन के नील का उत्पादन करता था, या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों को ज़मीन भाड़े पर दे देते थे। मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते, मजदूर काम पर लगते थे, यानी खुद वो जो खेती करते हम लोग जैसे करते हैं वैसे ही करते थे। निज खेती की समस्याएं थी, बागान मालिकों को निज खेती के क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी।
नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत। देखिए, जो उपजाऊ ज़मीन थी वहाँ आबादी रहती थी, तो उन्हें थोड़े थोड़े खेत मिल पाते, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें ज़्यादा खेत मिले, उन्हें एक बड़ा भाग मिले जिस पर वो नील की खेती कर सकें। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता। देखिए, जो भी अगर कंपनी के आसपास ढूंढते थे तो उन्हें हटा देते, लेकिन उसमें क्या होता था, उनके बीच टकराव पैदा हो जाता। क्या होता था? टकराव पैदा हो जाता था। टकराव और तनाव हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। मजदूर कहाँ से लाओगे, ये भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। जब ज़्यादा करोगे ज़्यादा मजदूरों की जरूरत होगी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अच्छा, इन्हें ज़रूरत कब होती थी? इन्हें उसी समय ज़रूरत होती थी जब हमारे किसान जो थे वो धान की खेती में व्यस्त होते थे, और उसी समय इन्हें ज़रूरत थी बड़े पैमाने पर। वो भी बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। ऐसा निज खेती करोगे बहुत सारे हल और बैल भी जरूरी है। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। कितने चाहिए थे? 2 हल चाहिए थे 1 बीघा के लिए। इसका मतलब यह था कि अगर बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 बैलों हलों की यानी हलों की जरूरत है। 2000 हलों की जरूरत होगी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए, हलों को खरीद लिया जाए, फिर उसके बाद रख रखाव रखा जाए, नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों को हल बैल के चावल के खेत में बेचते थे। देखिए, क्या होता, जब ब्रिटिश अधिकारियों को हल बैल की ज़रूरत होती थी उस समय हल बैल हमारे किसान किस में लगाए थे? चावल की खेती, धान की खेती जो करते थे उसमें उन्हें ज़रूरत होती थी। 19वीं सदी के आखिरी तक, कब तक? 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक क्या था, जो बागान मालिक थे वो निज खेती फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी और बाकी जमीन रहती व्यवस्था के अंतर्गत थी। ये 25% से भी जो कम जमीन थी वो अपनी खुद की करते थे, बाकी सब रैयत व्यवस्था में। 25% कम आती थी, बाकी सब रैयत व्यवस्था में थी। अच्छा, रैयत की जमीन पर नील की खेती, रैयत की जमीन जो थी उस पर नील की खेती कैसे करते थे? इस पर बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार ये गांव मुखियाओं की भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। कि क्या होता था, जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो कर्जा देते थे। क्या देते थे? कर्जा। जो भी दस्तखत करेगा, क्या करेगा? दस्तखत करेगा। किस पर? वो कर्जा जैसे भी देंगे उसे अपनी कुल खेती का 25% यानी चौथाई खेती पर नील पैदा करनी होगी। क्या करना होगा? नील पैदा करनी होगी। जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते। देखिए, जो बागान मालिक थे वो उन्हें बीज देते थे, उपकरण देते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर था। देखिए, वो सिर्फ बीज देते थे, उपकरण देते, आगे आप बोएं, उसकी देखभाल करें, जो भी है वो सब काश्तकार करें। कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी। जो कटाई के बाद फसल थी वो बागान मालिक को सौंप जाती थी। जो रैयत का नया कर्ज मिल जाता था और वही चक्र दोहराया जाता था। देखिए, क्या होता था, जो भी पैदावारी होती थी वो बागान मालिक को सौंप दी जाती थी। उसके बाद भाई 25% में जो भी होगी वो उन्हें सौंप दी जाती थी। उसके बाद उन्हें नया कर्जा मिल जाता था। नया कर्जा मिलता था, उससे वो फिर वही करते थे। फिर से 25% खेती पर उन्हें यानी चौथाई खेती पर फिर से नील उगानी पड़ेगी और बाकी खेती में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि व्यवस्था कितनी कठोर है।
कुछ किसान ऐसे थे, इन्हें अच्छा लगता था कि हाँ कर्जा मिल जाता है, चलो चौथाई करने क्या है, कर लेंगे, वो दे देंगे, बाकी पैसा लेके फिर अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। नील की कीमत जो थी वो बहुत कम मिलती थी किसानों को। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था, जो कर्जा था उसका सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। जो बगान मालिक थे वो ये चाहते थे कि इनके पास जो सबसे बढ़िया खेत है, सबसे ज्यादा उपजाऊ खेत है, ये उसमें नील की खेती करें जिससे नील ज्यादा होगा। लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये नील की जड़ें बहुत गहरी थीं, वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी और नील काटने के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इसलिए किसान उसे अपने सबसे उपजाऊ क्षेत्र में करने के लिए सहमत नहीं थे, वो करना नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ? अब भाई विद्रोह होगा, विद्रोह होना जायज है। फिर हुआ नील विद्रोह। क्या हुआ? नील विद्रोह। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। देखिए 1859 में, कब? मार्च 1859। हजारों रैयतों ने क्या किया? नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। देखिए जैसे विद्रोह फैला, उन्होंने लगान भी बंद कर दिया देना। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। तलवार हैं, भाले हैं, तीर कमान है, इनसे उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। भाई बेलन और चिमटा वाला हाल है यार। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। जो औरतों के हाथ में बर्तन होते हैं उन्होंने वही लेकर लड़ाई में आ गई। उन्होंने लड़ाई लड़ी, किससे? फैक्ट्रियों पर हमला किया। ठीक है। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? जो भी बगान मालिकों के लिए काम करेगा, कुछ लोग अभी भी थे जो बगान मालिकों के लिए कार्य कर रहे थे, उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया, यानी उन्हें समाज से निकाल दिया गया। हम उन्हें ना अपने में खिलाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना खाएंगे, ना खिलाएंगे उन्हें। ठीक है। तब उन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूल किए के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की। देखिए बगान मालिक की तरफ से जो भी आए वसूली करने, उनकी पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बगान मालिकों के लठियालों लाठीदरों गुंडों से डरेंगे। जो देखिए वो क्या करते थे, वो लाठीदर गुंडे रखते थे बगान मालिक जो थे। किसके लिए रखते थे? वो लगान वसूली के लिए रखते थे। उन्होंने कसम खाई ना वो खेती के लिए कर्जा लेंगे उनसे और ना उनके गुंडों से डरेंगे, उन्हें पीटेंगे डटकर। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियों का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील के किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने लड़ाई लड़ी। देखिए अच्छा, किसान एक है, उसे कोई ना कोई एक नेतृत्वकर्ता चाहिए होता है। भीड़ को एक नेतृत्वकर्ता चाहिए होगा, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। कोई भी भीड़ यदि बिना नेतृत्वकर्ता के आगे बढ़ेगी तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी उन्हें एक नेतृत्वकर्ता चाहिए था जो उनका नेतृत्व कर सके, और वो नेतृत्व उन मुखियाओं ने किया जिन्हें जो मतलब जिनसे अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए। जिन मुखियाओं से अनुबंध पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने उन किसानों का नेतृत्व किया तथा उन गुंडों के आमने सामने लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। देखिए कई जगह जमींदार थे, वो रैयतों को बगावत के लिए नहीं, किसानों को उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उकसाने के लिए, यानी कि उन्हें उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। जमींदार जो थे वो इस बात से परेशान थे कि जो बगान मालिक है
वो उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। अच्छा, नील के जो किसान थे उन्हें लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार इस संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। एक और व्यापक विद्रोह खतरे से डर गई थी 1857 के विद्रोह के बाद। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों में उस इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ईडन जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि जो सरकार है, जो किसान है, वो शांत रहे, विस्फोटक स्थिति है वो शांत रहे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। उसकी कार्रवाई थी, किसानों ने अपने विद्रोह का उसे समर्थन मान लिया और वो शांत हो गए। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। जो कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग थे वो भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती की अत्याचारी व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा करने के लिए सेना बुलानी पड़ी। कि इस बगावत से जो परेशान सरकार थी उसने बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी, नहीं तो वो लोग उन्हें मार देते। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया। नील उत्पादन व्यवस्था उसकी जांच के लिए एक नील आयोग बना दिया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। भाई, बागान मालिक तो दोषी थे ही, वो जबरन उनसे 25% पर नील उगवाते थे, इसमें यही दोषी पाए गए। जोर जबरदस्ती की आलोचना की, बिल्कुल जोर जबरदस्ती वो करते थे, उसकी आलोचना करनी चाहिए। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती नहीं कर सकते। यानी कि जो इस समय है मौजूदा अनुबंध उसे पूरा कर दें, आगे से वे चाहें तो नील की खेती ना करें, कोई दिक्कत बंद कर सकते। इसके अलावा इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। कैसा हो गया? धराशायी हो गया। ठीक है, और क्या किया? उनके व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे क्या, उनका व्यवसाय बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। देखिए, उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी वो अपना उत्पादन फैलाते रहे और सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। जब वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो एक किसान ने बिहार बुलाया उन्हें और ये कहा, आप यहाँ आकर नील जो किसान है उनकी दुर्दशा देखें। 1917 में महात्मा गांधी ने नील दौरा बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरुआत की थी। तभी इन्होंने चंपारण आंदोलन शुरुआत किया, किसके? बागान मालिकों के खिलाफ। अच्छा, एक शपथ ली गई थी, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ऐसी शपथ ली गई थी किसानों द्वारा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1960 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों को इस तरह जवाब दिए। WS सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तें खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने कहा था, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। उन्होंने कहा था, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि कोई जो आप नई शर्तें लाएंगे वो मुझे संतुष्ट कर पाएंगी या नहीं। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? ये दूसरे सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें अगर 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत दी जाए फिर भी खेती करना नहीं चाहते। तो हाजी मुल्ला ने कहा था, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा और भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। ये नील आयोग की रिपोर्ट थी, सबूतनामा है ये खंड दूसरे में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि मैं नील किसी भी हालत में नहीं उगाऊंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, यहाँ से भीख मांग लूँगा लेकिन नील नहीं उगाऊंगा। ये हाजी मुल्ला का सराहनीय कदम था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन होता कैसे होता था? 18वीं सदी के शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपिस तिलावत ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया।
इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा है। यह तस्वीर लवात की एक पुस्तक से ली गई है। तो तस्वीर दिख रही है लवात की एक पुस्तक से ली गई है, ठीक है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया। सारे चरण यहाँ दर्शाए गए हैं जो नील उत्पादन के हैं। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को, देखिए बाएं पर आप देख सकते हैं जो गुलाम मजदूर है वो एक नील के पौधे को क्या कर रहा है, नील के पौधे को दर्शाया गया है। बाएं तरफ देखते हैं गुलाम मजदूर के नील के पौधे को सेटलर वाट में डालें, सेटलर वाट में डाल रहा है। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल घुमा रहा है, जो घोल घुमा रहा है एक और मजदूर वो मशीनी चरखी से घोल घुमा रहा है। दाएं से दूसरा, दो मजदूर नील की लुगदी ये नील की लुगदी बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। ये सुखाने ले जा रहे हैं, ये नहीं है। दाएं से दूसरे यही है, सही है। सुखाने के लिए जा रहे हैं। अगले हिस्से में दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। देखिए ये जो है ये बागान मालिक है, ठीक है। यहाँ खड़े होकर सभी पर नजर रख रहा है, कौन कार्य कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कहाँ का है, ये वेस्ट इंडीज का है, ठीक है। यहीं से आपका लेसन ख़त्म होता है और आगे हम दूसरा लेसन शुरुआत करेंगे। अगली वीडियो में दूसरे लेसन पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।